नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। ममता सरकार का यह दावा कि बंगाल में सब कुछ ठीक है, इसमें कहीं से भी कोई सत्यता नजर नहीं आती। चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो या फिर हिंदुओं के संरक्षण की बात, किस प्रकार हिंदुओं को बंगाल में प्रताड़ित किया जा रहा है ये किसी से छुपा नहीं। ऐसे में बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसने एक बार फिर ममता सरकार की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। एक हिंदू परिवार को जय श्री राम बोलना इतना महंगा पड़ गया कि जिहादियों ने उसके घर में घुसकर उसकी पिटाई कर दी। तो चलिए इसी खबर पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं कैपिटल टीवी के स्पेशल शो थर्ड आई में, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। तो उनी আমাকে সালাম আলাইকুম বলে, আমি তার পরিবর্তে ওনাকে জয় শ্রীরাম বলি। রোহিঙ্গা বাংলাদেশি জিহাদিদের নিয়ে আমার ঘরের ভিতরে ঢুকে বাড়ি ঘর দরজা সব ঘরের তছনছ করে ঠাকুর। ये वीडियो निमता पाइक पारा के एक हिंदू परिवार का है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक मुस्लिम भीड़ इसके घर के सामने से गुजर रही थी। इस दौरान मुस्लिम भीड़ ने विश्वजीत मंडल को सलाम वालेकुम से अभिवादन किया। इसके बाद बदले में विश्वजीत ने जिहादियों से जय श्री राम कहा। फिर क्या था, कुछ मुस्लिम जिहादी उसके घर में घुस गए और पूरे घर को तहस नहस कर दिया, साथ ही हिंदू परिवार के साथ मारपीट भी की। ममता के बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों का तांडव। जिहादियों ने हिंदू युवक से कहा सलाम वालेकुम, बदले में लड़के ने कहा जय श्री राम। मुस्लिम कट्टरपंथियों ने घर में घुसकर की मारपीट। हमले के दौरान रोहिंग्या की भीड़ ने घर में घुसकर देवी देवताओं की मूर्ति तोड़ी, साथ ही उस घर के व्यक्ति को भी मारा जिससे उसका विवाद हुआ था। वीडियो को शेयर करते हुए भाजपा बंगाल ने लिखा कि निमता पाइक पारा के वार्ड 5 के निवासी विश्वजीत मंडल के घर में 150 से 200 रोहिंग्याओं ने घुसकर तोड़फोड़ की, उनका सामान तोड़ दिया और उनकी मूर्तियां भी भंग कर दी। भाजपा बंगाल ने सवाल करते हुए पूछा कि उनका अपराध क्या था। सिर्फ ये कि जब एक मुस्लिम व्यक्ति ने उन्हें सलाम वालेकुम कहकर अभिवादन किया तो उन्होंने जय श्री राम कहकर जवाब दिया। बताया जा रहा है कि यह हमला रात के वक्त हुआ। इस दौरान घर में घुसकर जब भीड़ तोड़फोड़ और मारपीट कर रही थी तो वहां महिला ने उसके हाथ पांव पकड़ के उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें गलत जगह हाथ लगाया गया और धमकी दी गई कि जल्द से जल्द वो इस जगह को खाली करके चले जाएं, नहीं तो वे दोबारा आएंगे। बता दें कि बंगाल में हिंदुओं पर हमला कोई नई बात नहीं। बीते महीने में कई ऐसे हमले सामने आए हैं जहां हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। बीते मई महीने में भी ऐसा ही हमला हिंदू मंदिरों पर देखने को मिला। पश्चिम बंगाल में 17 मई 2024 की रात को एक साथ 4 मंदिरों को तहस नहस किया गया। मंदिरों में रखी मूर्तियों को तोड़ डाला गया। ये मंदिर जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी स्थित खोलई ग्राम में स्थित थी। जिन मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया उनमें 2 मंदिर काली माता के, एक शिव मंदिर और एक शनि मंदिर है। इन चारों मंदिरों में एक ही रात में हुआ हमला साफ तौर पर बताता है कि मंदिरों पर हमले की पूरी प्लानिंग की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है उनके नाम हैं चौफाती काली माता मंदिर, सतवेंदी शिव मंदिर, जंगली बाड़ी काली मंदिर और गोरेरारी शनि मंदिर। इन मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की जानकारी शनिवार की सुबह मिली थी, जिसके बाद पूरे इलाके में हिंदुओं का गुस्सा भड़क उठा था। शनिवार यानी कि 18 मई 2024 को हिंदुओं ने मंदिरों पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने तमाम सड़कों, जिसमें नेशनल हाईवे 27 भी शामिल है, को पूरी तरह से जाम कर दिया। इस दौरान सालबारी और पलकट्टा के साथ ही कई जगहों पर ट्रेन की पटरियों को भी जाम किया गया। वहीं कई रोड क्रॉसिंग भी ब्लॉक कर दी गई। इस दौरान घटनास्थल की तरफ जा रही पुलिस को भी रास्ते में रोक लिया गया। प्रदर्शन की वजह से कई जगहों पर भयंकर जाम की समस्या खड़ी हो गई। इस दौरान खड़क बल्हे के डीएसपी उमेश गणपत ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मोर्चा संभाला और स्थिति को काबू किया। इस घटनाक्रम के बाद स्थानीय हिंदुओं ने पंचायत का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय संत भी सम्मिलित हुए। हजारों लोगों की उपस्थिति में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें
विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। सतवेंदी शिव मंदिर के सेक्रेटरी ने अपनी शिकायत में कहा कि यह घटनाक्रम 17 और 18 मई की रात को हुआ था, जब खलई ग्राम में काली माता की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इस दौरान सतवेंदी के शिव मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई। इस घटना से हिंदुओं की धार्मिक आस्था को चोट पहुंची है। इस मामले में खलई ग्राम काली मंदिर के सचिव ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि 18 मई की सुबह 5 बजे एक स्थानीय व्यक्ति ने इस तोड़फोड़ को देखा और इसके बाद ही स्थानीय लोगों ने 19 मई 2024 को धूपगुड़ी सब डिवीजन में बंद का आह्वान किया। डीएसपी उमेश गणपत ने कहा था कि यह घटना अस्वीकार्य है, हम अपराधियों के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कानून को अपने हाथ में ना लेने की अपील भी की थी। इस मामले में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की नीतियों को लेकर भी हमला बोला था। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने एक्स पर लिखा था कि यह हिंसक कृत्य टीएमसी की निरंतर तुष्टीकरण की राजनीति का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो हिंदू समुदाय को लगातार खतरे में डालता है। वहीं बीएचपी के प्रवक्ता ने कहा था कि मंदिर में हुई तोड़फोड़ की घटना स्थानीय प्रशासन की विफलता की वजह से हुई है। इतना ही नहीं, बंगाल की ममता सरकार महिला सुरक्षा को लेकर भी सवालों के घेरे में है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर का केस पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने इसे अपने हाथ में ले लिया है। हैवानियत के इस मामले में परत दर परत कई खुलासे हो रहे हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर एक डॉक्टर ने दावा किया है कि इस जुर्म के 1 से ज्यादा आरोपी शामिल हैं। अखिल भारतीय सरकारी डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी के मुताबिक उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है। इस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड मिला है। डॉक्टर गोस्वामी का दावा है कि इतनी ज्यादा मात्रा किसी एक शख्स की नहीं हो सकती। डॉक्टर का दावा है कि रिपोर्ट से इस जघन्य अपराध में कई लोगों के शामिल होने का संकेत मिलता है। महिला डॉक्टर के शरीर पर जिस प्रकार की चोट मिली है और जितनी ताकत उस पर हमला करने में लगाई गई है, यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। लेडी डॉक्टर के परिवार को भी कई लोगों की भूमिका को लेकर संदेह है। डॉक्टर गोस्वामी ने कोलकाता पुलिस के उस बयान का भी खंडन किया है जिसमें एक ही आरोपी के होने का दावा किया गया है। मामले को दबाने की कोशिश। दरअसल रेप और मर्डर के इस मामले की जांच शुरू से ही सवालों के घेरे में है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का आरोप है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी सेमिनार हॉल को खुला क्यों रखा गया। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि वहां रिपेयरिंग का काम होना था, लेकिन रिपेयरिंग का काम सेमिनार हॉल के बगल के कमरे में होना था। सेमिनार हॉल के अंदर सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। ये एक तरह की लापरवाही है। हड़ताली डॉक्टरों ने सेमिनार हॉल के सामने निर्माण कार्य पर भी सवाल खड़े किए हैं। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए सेमिनार हॉल के बगल में कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल के जिस सेमिनार हॉल में इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया उसे सील किया जाना चाहिए था। सेमिनार हॉल को सील क्यों नहीं किया गया। मामले में हो रही लीपापोती। मृत लड़की की एक महिला पड़ोसी ने बातचीत में कहा कि करीब 10:30 बजे मेरी पड़ोसी मृतक की मां चीखते बिलखते और रोते हुए मुझसे लिपटी और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हो गया। उन्होंने कहा कि मेरी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। यह खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने पूछा सुसाइड कब और कैसे। उन्होंने कहा कि अस्पताल से यही सूचना मिली है। हम 4 लोग, मैं, लड़की के माता पिता और हमारे एक और साथी अस्पताल पहुंचे। वहां हमको 3 घंटे खड़ा रखा गया। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे कि हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, लेकिन नहीं दिखाया गया। 3 घंटे बाद माता पिता को सेमिनार हॉल ले जाया गया। पिता ने अपने मोबाइल फोन में फोटो खींचने के बाद लाकर उसकी मां को दिखाया। उसके मुंह में खून लगा था। चश्मे को बुरी तरह से तोड़ा गया था, जिसके कारण आंखों से खून निकल रहा था। शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। पैर दोनों राइट एंगल में थे। एक पांव बेड के तरफ और दूसरा पांव बेड के दूसरी तरफ। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता पैर ऐसे नहीं हो सकता। उसे गला घोंटकर मारा गया। अस्पताल प्रशासन के इस लीपापोती के बाद से ही परिवार के साथ साथ इस मामले से जुड़े लोगों को भी जांच को लेकर शक नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिला सुरक्षा की बात करने वाली ममता ने अब तक इस मामले को सीबीआई को सौंपने की बात नहीं कही थी, लेकिन फिलहाल ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। अस्पताल प्रशासन की इस लीपापोती के बाद से ही परिवार के साथ साथ इस मामले से जुड़े लोग जांच को शक की नजर से देखने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिला सुरक्षा की बात करने वाली ममता बनर्जी ने पहले ही ये मामला सीबीआई को
क्यों नहीं सौंपा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।